फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लेथ मशीन, उसका कंपोनेंट क्या होता है और उसके कौन कौन से एक्सेसरीज होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देखे होंगे अपने आसपास कॉलेज में, वर्कशॉप में और हमने आसपास शॉप वगैरह में लेथ मशीन देखा होगा हमने, और आई होप भी आपने भी देखा होगा लेथ मशीन, ठीक है। और नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, इसलिए आपको आसपास अगर शॉप में मिल जाएंगे। तो अभी जो हम लोग लेथ की बात कर रहे हैं, बेसिकली देखिए लेथ जो है स्टार्टिंग में जो आया था, अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूं तो टर्निंग ऑपरेशंस के लिए आया था, लेकिन उसके बाद उसमें काफी सारे ऑपरेशन को परफॉर्म किए जाने लगे। लेकिन बट फिलहाल मैं इस वीडियो में ऑपरेशंस की बात नहीं करूंगा, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा लेथ का एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जो मैंने आपको लेथ के लिए बताया हुआ है, ये आपका लेथ का ब्लॉक डायग्राम है। और अगर आप उसका लेथ का अगर आप मशीन का डिजाइन देखेंगे तो वो आपका अलग है, लेकिन ये ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप ज्यादा इजी चीजों को समझ सकते हैं। तो ये एक बार देखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट और ये एक्सेसरीज इसमें और एडिशनल क्या क्या यूज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपोनेंट में आते हैं फ्रेंड्स। ये आपका हेड स्टॉक है, यहाँ पर आपका चेक का अरेंजमेंट होता है, जहां पर आपका टूल को यहाँ पर आपका वर्क पीस होता है, और बेसिकली इसमें जो आपका वर्क पीस लगा होता है वो वर्क पीस आपका क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये जैसे आपका वर्क पीस है तो वर्क पीस आपका क्या करेगा, यहाँ रोटेशन में रहेगा। ये आपका टूल बेड है, जैसे नाम से ही लग रहा है टूल बेड मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एक बेड की तरह बिहेव कर रहा है, जो ऊपर इतने सारे जो अरेंजमेंट है इसको आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद ये आपका टेल स्टॉक है, जो क्या करता है, ये जो आपका वर्क पीस है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, वन बाय वन एक एक कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट का क्या परफॉर्म है और क्यों यूज किया जा रहा है। सबसे पहले आते हैं हम लोग टूल बेड की तरफ। ये जो आपका टूल बेड की अगर हम लोग बात करें तो टूल बेड देखिए, डेफिनेटली ये टूल बेड के ऊपर पूरा का पूरा ये लोड आया हुआ है। और ये लोड आपका कैसा आया हुआ है, डेफिनेटली कंप्रेसिव नेचर में आया हुआ है। तो कंप्रेसिव नेचर में आया हुआ है तो हमको ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो। और किस मटेरियल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, दैट इज द कास्ट आयरन। अब क्या है, देखिए जो कास्ट आयरन है इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में भी बात करने वाले हैं। ये जो आपका कास्ट आयरन है, बेसिकली इसमें हम लोग जब चूज करते हैं, इसके अंदर ग्रेफाइट के कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रे कास्ट आयरन। मतलब ये आप कास्ट आयरन में भी ग्रे कास्ट आयरन है। बात है इसमें ग्रेफाइट पार्टिकल होने से क्या फायदा होता है, जो आपका ग्रेफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेट की तरह काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो अच्छी रहती है और इसका जो शॉक एब्जॉर्बिंग पावर है वो भी आपका क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। ऐसा ना हो कि अगर आपका लेथ मशीन फर्स्ट फ्लोर में लगा और वहां पे अगर आप मशीन कर रहे हो तो वो क्या है, जो यहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है वो वहीं एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट फ्लोर की जो वाइब्रेशन है आपको ग्राउंड फ्लोर में आने के बाद फील हो रही है, ठीक है। तो ये आपका जो टूल बेड है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर दो रॉड है हमारे पास, एक फीड रॉड है, एक आपका लीड स्क्रू है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फीड रॉड क्या होता है, लीड स्क्रू क्या होता है। तो ये आपका इसके ऊपर जो पूरे के पूरे अरेंजमेंट दिख रहे हैं, ये आपका जो अरेंजमेंट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैरिएज असेंबली। ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, कैरिएज असेंबली, जिसमें आपका क्या पूरा का पूरा कंपोनेंट ऐड है। बाकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है हमें, ये जो आपका कैरिएज असेंबली जो मूव करेगा ना, डेफिनेटली मूव करेगा तभी तो आप क्या ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। तो जब आपका मूव करेगा तो मूव करने के लिए इसके पास दो तरीके के रॉड होते हैं, एक फीड रॉड होता है, एक आपका लीड स्क्रू होता है। लीड स्क्रू में आपके क्या थ्रेडिंग बने होते हैं, बेसिकली लीड स्क्रू में आपका कौन सा थ्रेड बना होता है, ये आपका बना होता है एक्मी थ्रेड, जबकि ये आपका फीड रॉड है। अब देखिए क्या होता है, सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर जो आपको असेंबली है, इस तरीके से हमारा हैंडल रहता है, रोटेट करते हैं, कैरिएज असेंबली रहता है। तो जब हम लोग इसको मूव करते हैं तो हमको किस स्पीड से टूल को इधर लेफ्ट या राइट आपको मूव कराना है, उसके लिए हम लोग फीड रॉड यूज करते हैं। मतलब फीड रॉड का बेसिक फंक्शन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ये वाला पोर्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट आपको क्या करता है, फीड प्रोवाइड करता है। लेकिन मान लीजिए कि सपोज मुझे थ्रेडिंग ऑपरेशंस करने हैं, तो थ्रेडिंग ऑपरेशन आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से थ्रेडिंग के आपके डिजाइन होते हैं। तो जो आपके थ्रेडिंग के डिजाइन है, ये जो थ्रेडिंग है, दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो ये आपका पिच क्या है, सभी जगह सेम होना चाहिए। मतलब जो आपने थ्रेडिंग डिजाइन किया है उसमें हर जगह आपको पिच क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे लीड स्क्रू को लेके बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये जो आपका लीड स्क्रू है, यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि थ्रेडिंग बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या है,
लीड स्क्रू पे शिफ्ट करने के बाद, मतलब कैरियज असेंबली को लीड स्क्रू में शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद हम लोग थ्रेडिंग ऑपरेशन करते हैं। ऐसा क्यों? ताकि यहाँ पर जो शिफ्टिंग हो रही है उसके चलते आपको यूनिफॉर्म पिच मिले। अगर आप फीड रॉड पे थ्रेडिंग का काम करोगे तो अगर मान लीजिए आप हैंड से मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका बिल्कुल यूनिफॉर्म रोटेशन आप कर पाओगे। इसीलिए उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, लीड स्क्रू की तरफ मूव करते हैं। मतलब ये दोनों फीड रॉड और लीड स्क्रू दोनों आपको क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मोशन प्रोवाइड करता है। लेकिन सबसे ध्यान देने लायक चीज ये है कि ये जो आपका फीड रॉड है ये आपका यूज होता है किसके लिए, नॉन थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए। ये जो आपका यूज हुआ है ये आपका नॉन थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए, लेकिन जो आपका लीड स्क्रू यूज होता है ये आपका यूज होता है किसके लिए, थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये कहानी आपको समझ में आया, तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपका थ्रेडिंग ऑपरेशन भी यूज हो रहा है और लीड स्क्रू नॉन थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए फीड रॉड है, और थ्रेडिंग ऑपरेशन स्पेशली अगर आपको थ्रेडिंग बनाना है तो क्या यूज करेंगे, लीड स्क्रू यूज करेंगे। आगे आइए बात करते हैं हेड स्ट्रोक और स्पाइंडल के साथ। तो ये देखिए जो आपका हेड स्ट्रोक है ये स्पाइंडल का एक्सिस होता है यहाँ पर, और यहाँ पर अरेंजमेंट होता है आपका चक का। तो चक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, फिलहाल समझते हैं यहाँ पर वर्कपीस अटैच है हेड स्ट्रोक में। आप क्या है, पावर सप्लाई करते हैं। पावर सप्लाई जब करते हैं तो यहाँ पर या तो गियर के थ्रू पावर सप्लाई होगा, अदरवाइज यहाँ बेल्ट लगा होगा। तो गियर या बेल्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मोटर से आपका हेड स्ट्रोक में पावर ट्रांसमिट होता है। जैसा पावर ट्रांसमिट होगा तो इस पे आपको रोटेशन मिलेगा। रोटेशन मिलने के बाद क्या होगा कि ये जो आपका एक्सिस है, ये आपका जो वर्कपीस है, वर्कपीस आपका क्या है, अगर मान लीजिए बहुत लेंदी है तो क्या करते हैं, सीधा ले जाके टूल स्ट्रोक टेल स्ट्रोक में अटैच कर दिया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये समान है, मतलब कैरियज असेंबली है तो कैसे जाएगा, कैरियज असेंबली से हटके है और वर्कपीस आपका ये है, समझ रहे हैं। तो ये हटके और ये आपका वर्कपीस है। तो टेल स्ट्रोक में क्या होगा, टेल स्ट्रोक बेसिकली क्यों दिया जाता है, अगर आपका वर्कपीस बहुत लंबा है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज हमारा क्या रहता है, लेथ के अंदर हम लोग ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, रिमिंग भी कर सकते हैं, बोरिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या चीजें होती है, ऑपरेशंस के अंदर हम लोग बात करेंगे। मतलब ड्रिलिंग बोरिंग से रिलेटेड आपको कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो उस केस में क्या होता है, टेल स्ट्रोक के हेल्प से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो टेल स्ट्रोक का बेसिक दो फंक्शन है, समझ में आया आपको, एक तो वर्कपीस को सपोर्ट प्रोवाइड करना, दूसरा चीज आपका ड्रिलिंग बोरिंग जैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करना। अब हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपको जो सपोर्ट था, बेड लाइन था, ये आपको क्लियर हो गया टूल बेड। अब टूल बेड से हम लोग ऊपर की तरफ मूव करते हैं और देखिए क्या क्या इसमें असेंबली है। सबसे पहला चीज कैरियज। कैरियज जो है आपका, देखिए सीधी सी बात ये है कि आपका ये जो आपका लेंथ है इसको हम लोग बेड लेंथ बोलते हैं। मतलब जितना जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस जितना लेंथ का हो सकता है इसको हम लोग बेड लेंथ बोलते हैं। और मार्केट में जब आप लेंथ वगैरह खरीदने जाएंगे तो एक इसका स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द बेड लेंथ। तो ये आपका जो कैरियज है ये आपका क्या है, बेड लेंथ में इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कैरियज का बेसिक फंक्शन ही यही है क्या, कि बेड लेंथ के अकॉर्डिंग मूव करेगा। अब हम लोग जो सैडल की बात करते हैं, सैडल क्या करता है, सैडल बेसिकली बना होता है कंप्रेसिव मतलब कास्ट आयरन मटेरियल का, क्योंकि ये सैडल क्या करता है बेसिकली इसके ऊपर का जितने भी आपके टूल है ये सबको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये कैरियज के ऊपर लिमिटेड लेंथ में मूव करता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगर मैं कैरियज की बात कर रहा हूं, कैरियज आपका पूरा बेड लेंथ पे मूव करेगा, सैडल जो है वो लिमिटेड लेंथ में कैरियज के ऊपर मूव करता है। और कैरियज सैडल का दूसरा फंक्शन क्या है, ये जो ऊपर वाले पोर्शन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्रोन का, जो आपको सैडल और क्रॉस स्लाइड के बीच में कनेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉस स्लाइड। ये क्रॉस स्लाइड क्या होता है, देखिए डेफिनेटली अभी मैं आपको ये बताया कि ये हमारे पास वर्कपीस है, हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो आपका क्या है, टूल आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, लेकिन टूल को अंदर भी तो ले जाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ कट। ये जो आपका डायरेक्शन इसको डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। तो अगर आपका टूल अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। अगर इस बारे में बात करेंगे तो टूल आपका क्या है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है ऐसा, तो ये आपको कौन मोशन प्रोवाइड करता है, क्रॉस स्लाइड। तो ध्यान रखिएगा ये जो क्रॉस स्लाइड है ये आपका डेप्थ ऑफ कट मतलब क्या है, आपका अंदर की तरफ मोशन प्रोवाइड करता है। और ये जो आपका कैरियज ये क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आपका क्या करता है, मोशन प्रोवाइड करता है। ये चीज आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए स्वेल प्लेट। स्वेल प्लेट क्या होता है, देखिए जो आपका क्या है रोटेशन है, ये आपका जैसे मान लीजिए आपका टूल है तो इस टूल को 360 डिग्री में रोटेट करने का काम करेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं स्वेल प्लेट की बात करूं तो स्वेल प्लेट क्या करता है, यहाँ पर ये आपको बेसिकली क्या करेगा, 360 डिग्री रोटेशन प्रोवाइड करता है। किसको, कंपाउंड स्लाइड को। मतलब कंपाउंड स्लाइड क्या होगा, इस तरीके से 360 डिग्री में किसी भी एंगल पे आप रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको पता होगा कि टेल के आप लोग लेथ के अंदर
टेपर डिजाइन को भी, टेपर भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। टेपर समझ में आता है, ये हमारे पास मान लीजिए सर्कुलर बार है, इसको इस तरीके से हमने काट दिया तो ये हमारा जो कटिंग होने के बाद मटेरियल रिमूव हुआ तो ये आपका बन गया टेपर डिजाइन। तो ये टेपर डिजाइन के लिए क्या है, किसी एंगल में सेट करना पड़ेगा, तो ये हम लोग यूज करते हैं कंपाउंड स्लाइड रेस्ट के लिए। तो जो हमारा कंपाउंड स्लाइड रेस्ट होता है ये बेसिकली आपका यूज किसके लिए किया जाता है, ये जो हमारे पास कंपाउंड स्लाइड रेस्ट है ये किस लिए यूज करते हैं, ये बेसिकली यूज किया जाता है टेपर डिजाइन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो यूज हो रहा है ध्यान रखिएगा, ये टेपर डिजाइन के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं आगे टूल पोस्ट, और टूल पोस्ट में आपका कनेक्टेड है टूल। बेसिकली आपका जो टूल पोस्ट होता है वो आपका हेक्सागोनल भी होता है और आपका स्क्वायर फॉर्म भी होता है। ये आपका टूल पोस्ट की अगर आप बात करेंगे तो टूल पोस्ट का आपको डिजाइन कैसा दिखेगा, इस तरीके का। ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आप इस तरीके का हेक्सागोनल, और यहाँ पर अलग अलग टूल लगे होते हैं। तो ये आपका जैसे ये स्क्वायर है तो यहाँ टूल लगा होगा। तो इसमें एक्चुअली करेगा क्या, टूल पोस्ट में जैसे हम लोग क्या है इसको रोटेट करते हैं ना, ठीक है, तो इस तरीके से रोटेट करेंगे तो क्या आप एट ए टाइम अगर स्क्वायर वाला आपने लिया है तो 4 कॉर्नर पे 4 तरीके के टूल आप यूज कर सकते हैं। जैसे सेरामिक टूल छोटा छोटा बनाकर यूज किया जाता है इसमें, तो ये आपके अलग अलग टूल जो हम लोग यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है इजिली आपका जब रोटेट होगा तो बार बार आपको टूल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा इसको हम रोटेट करके क्या इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशन एट ए टाइम मतलब बिना टूल चेंज किए। एक बार आपने इससे परफॉर्म कर लिया ऑपरेशन, दूसरे बार इस कॉर्नर से करोगे, तीसरे बार यहाँ, चौथे बार यहाँ, इस तरीके से हमारा क्या है कंटिन्यू ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स इस तरीके का अरेंजमेंट था जिसपे हम लोग ये कंपोनेंट के बारे में देख रहे हैं। तो ये आपका बेसिक कंपोनेंट है लेथ का, मतलब कोई भी अगर आप लेथ लेने जाओगे तो इस तरीके के आपको एक बेसिक कंपोनेंट दिखेंगे जिस तरीके से अटैच रहता है। हालांकि आपने डायग्राम भी देखा है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो लिखने के तरीके और जो कंपोनेंट्स की बात हो रही है वो आपको इस तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने जो लेथ के लिए डायग्राम ड्रॉ किया है ये मैंने जस्ट एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एक्सेसरीज के ऊपर। तो हमारा देखिए एक्सेसरीज में चीजें क्या क्या निकल कर आती है। तो इसमें देखिए चक के बारे में हम लोग देखते हैं। एक्चुअली एक्सेसरीज के बारे में हमारे पास अलग अलग तरीके के क्या क्या एक्सेसरीज हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए कुछ जैसे इसमें चक होते हैं। चक का नाम आपने सुना है, बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोग लेथ में यूज करते हैं। तो चक का आपका क्या होता है, देखिए ये जो आपका चक है वो यहाँ पर होता है जो आपका हेड स्ट्रोक से कनेक्टेड होता है। और ये जो चक होता है जिसमें आपका वर्कपीस क्या होता है फंसता है, मतलब वर्कपीस जाके क्या होगा फिक्स्ड होगा चक के अंदर। तो ये जो हमारे पास चक होता है ये चक अलग अलग टाइप के होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है किस किस टाइप के चक होते हैं। एक आपका होता है 3 जॉ चक। 3 जॉ चक मतलब ये है कि आपको कुछ इस तरीके से चक दिखेगा आपको यहाँ, और यहाँ पर आपको वर्कपीस ले जाके फिक्स करना होगा। इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये आपका एक बार आपने वर्कपीस फिक्स कर दिया तो ये क्या है ऑलरेडी सेल्फ सेंटर्ड, मतलब इस पे सेंटर को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये जो 3 जॉ चक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या सेल्फ सेंटर्ड चक। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड चक। इसके अलावा बात करोगे तो इसमें आपका 4 जॉ चक होता है। 4 जॉ चक का मतलब ये जो क्वांटिटी है 4 होगी। अब 4 होगी तो बार बार क्या होता है कि जब आप वर्कपीस को डाल के इसमें जब आप इसको टाइट करोगे चक के अंदर तो क्या होगा, वो हो सकता है कि आगे पीछे अनबैलेंस हो। मतलब 4 जॉ चक में क्या आपको 2 तरीके से 2 जगह से आपको क्या बैलेंस करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चले जाता है कंपेयर टू 3 जॉ। इसके अलावा बात करेंगे तो कॉलेट्स होता है। ठीक है, कॉलेट्स भी एक तरीके का चक है जिसमें हमारा टूल पीस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो मैग्नेटिक चक भी होता है। मैग्नेटिक चक किस टाइप का होता है, देखिए सीधा सीधा बात यह है कि ये आपका जो चक है, मान लीजिए कि आपका कोई फेरस मटेरियल है, बहुत लाइट वेट है, तो अगर आप उसको ले जाके इसके अंदर अगर आप ले जाके उसको टाइट करोगे तो क्या होगा, टूटने के चांसेस रहेंगे। अगर आपका क्या है फेरस मेटल हो और क्या हो लाइट वेट हो तो उस केस में क्या किया जाता है मैग्नेटिक चक का यूज करते हैं। मैग्नेटिक चक में क्या करेगा, मैग्नेट रहता है, मैग्नेट के थ्रू क्या करता है वो वर्कपीस को पकड़ कर रखता है, फिर वर्कपीस आपका रोटेट होगा तो मशीनिंग होगी। तो मैग्नेटिक चक में बेसिकली आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मैग्नेट तभी काम करेगा कब, जब आपका फेरस मेटल होगा। तो सबसे पहला चीज ये समझ में आया कि आपको मेटल कैसा होना चाहिए मैग्नेटिक चक के लिए, फेरस मटेरियल होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसके अंदर नेक्स्ट आपका नियोमेटिक टाइप होता है। नियोमेटिक टाइप में क्या है, बेसिकली इसमें कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जाता है और कंप्रेस्ड एयर का यूज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जो वर्कपीस है वो आपका क्या होता है होल्ड होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फेस प्लेट। फेस प्लेट आपका क्या होता है, ये चक के पास ही आपका अरेंजमेंट रहता है और बेसिकली हम लोग फेस प्लेट को अलग से यूज करते हैं। क्यों, कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री के लिए। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर मैं सेकंड चीज एक्सेसरीज की बात कर रहा हूँ, दैट इज द फेस प्लेट। और फेस प्लेट हमारा क्यों यूज होता है, दैट इज यूज्ड फॉर
कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री। अगर मैं फेस प्लेट की बात कर रहा हूं तो ये आपका क्यों यूज हो रहा है, ये आपका यूज होता है कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री। ये कहानी क्लियर है आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा मेरे पास दो तरीके के सेंटर डिफाइन होते हैं इसमें। एक हमारे पास होता है डेट इज कॉल्ड लाइफ सेंटर और एक होता है डेट इज कॉल्ड हमारे पास डेड सेंटर। तो व्हाट इज द लाइफ सेंटर एंड व्हाट इज द डेड सेंटर। अगर मैं देखिए लाइफ सेंटर की बात कर रहा हूं तो जो आपका लाइफ सेंटर है वो आपका चक से कनेक्टेड होता है इस तरीके से, और वो आपका क्या है चक के साथ, मतलब आपका वर्कपीस क्या करेगा, रोटेट करेगा। मतलब लाइफ सेंटर जो है आपका बेसिकली कनेक्टेड होता है किसमें, हेड स्ट्रोक में, और इसमें आपको रोटेशन दिखेगा, मतलब वर्कपीस के साथ क्या दिखेगा, रोटेशन। लेकिन जो आपका डेड स्ट्रोक है, डेड सेंटर जो है, डेड सेंटर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगा और यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका रोटेट नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेड सेंटर। तो इसमें आपको देखोगे तो नॉट रोटेशन, इसमें आपको रोटेशन नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि सपोज आपको ऐसे वर्कपीस की मशीनिंग करनी हो जो आपका हॉलो शेप हो, उसके इसमें क्या करोगे, हॉलो शेप को कैसे पकड़ा जाएगा। तो हॉलो शेप को पकड़ने के लिए हम लोग अलग से एक एक्सटर्नली डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैंड्रल। मैंड्रल समझ में आता है, मैंड्रल बेसिकली यूज किया जाता है टू सपोर्ट करने के लिए। किसको सपोर्ट करेगा ये, टू सपोर्ट द हॉलो वर्कपीस। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपका हॉलो वर्कपीस जो है उसको सपोर्ट करने के लिए मैंड्रल यूज किया जाता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक फॉलोअर रेस्ट होता है। फॉलोअर रेस्ट क्या होता है, समझिए इस चीज को। दो तरीके के आपको रेस्ट दिखेंगे, एक फॉलोअर रेस्ट होता है, एक आपका स्टडी रेस्ट होता है। क्या होता है, ये मान लीजिए कि जैसे मैंने क्रॉस लाइट का आपको बेसिक फंक्शन क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, जो आपको मशीनिंग कर रही है, आपका मान लीजिए वर्कपीस है, ये आपका क्या है, मशीनिंग कर रहे हो टूल से। तो जब आप क्रॉस लाइट के थ्रू मशीन को अंदर ले जाओगे तो क्या होता है, सम टाइम ऐसा ना हो कि अगर आपने ये फोर्स ज्यादा लगाया तो ये बैंड होने के कगार पे आ जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, इस बैंड होने के कगार, मतलब बैंड होने की टेंडेंसी को रोकने के लिए अलग से यहाँ पर क्या एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलोअर रेस्ट। तो फॉलोअर रेस्ट का बेसिक फंक्शन क्या हो गया, ठीक है, टू प्रिवेंट लैटरल डायरेक्शन, जो आपका बेंडिंग है उसको आपको क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये लैटरल डायरेक्शन जो है, लैटरल डायरेक्शन में जो आपकी बेंडिंग है उसको क्या करेगा, रोकेगा। क्लियर हुआ, फिर से बता दे रहा हूँ। फॉलोअर रेस्ट, ये आपका वर्कपीस है, यहाँ पर आपका टूल है, ये टूल आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, लेकिन जब आप इसको क्रॉस लाइट लैटरल डायरेक्शन में मूव कराते हो तो बेंड होने की टेंडेंसी रखेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या है, पीछे से आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फॉलोअर रेस्ट। फॉलो रेस्ट नहीं है, दैट इज द फॉलोअर रेस्ट, ठीक है। उसी तरीके से एक हमारा यूज होता है, दैट इज कॉल्ड स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट क्या होता है, देखिए समटाइम्स क्या होता है कि आपका अगर लॉक, जो आपको वर्कपीस है अगर वो पतला है और लंबा है, तो लंबा है तो क्या होगा, एक छोर यहाँ पे कनेक्ट करोगे हेड स्ट्रोक पे, दूसरा हेड कहाँ कनेक्ट करोगे, टेल स्ट्रोक पे। अब ये आपका वर्कपीस लंबा है तो क्या होगा, जब दोनों को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, बीच में लपकेगा, लपकना समझ गया, बैंड होने की टेंडेंसी आ जाएगी। तो बैंड होने की टेंडेंसी आएगी तो उस केस में जब आप मशीनिंग करोगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से आपका क्या होगा, सेंटर से आगे पीछे दूर भागता रहेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टडी रेस्ट यूज करते हैं। और स्टडी रेस्ट बेसिकली आपका यूज किया जाता है कहां पर, जहां पर आपका जो वर्कपीस है वो आपका क्या मिले, लेंदी मिले, और कैसा मिले, स्मॉल डाया। स्मॉल डाया मतलब बोल सकते हो वेरी स्मॉल डाया, या आपका थीन, स्मॉल डाया या आप थीन लिख लो, ठीक है। तो जहां पर आपका जो आपका वर्कपीस बहुत पतला और बहुत लंबा हो तो उस कंडीशन में लपकने के चांसेस होंगे, बेंडिंग आएगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, वहां पर हम लोग स्टडी रेस यूज करते हैं। और लेटरल डायरेक्शन में जो मूवमेंट है उस चीज को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉलोअर रेस्ट मूव करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं मैंड्रल। मैंड्रल आपको क्लियर हुआ, अगर आपका वर्कपीस हॉलो है तो हॉलो है तो समझ गया, पकड़ने का जुगाड़ नहीं बैठेगा। तो उस केस में क्या अलग से मैंड्रल एक आपका बार की तरह होता है, जिसको हम लोग हेड स्ट्रोक टेल स्ट्रोक से कनेक्ट करते हैं। तो आपका वर्कपीस क्या है, ये आपका जैसे मैंड्रल है, ये मान लीजिए आपका मैंड्रल है, इसमें हमने वर्कपीस को कनेक्ट किया और उसको उठा के हमने क्या कर दिया, ले जाके वो हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक में कनेक्ट कर दिया। अब वो रोटेट होगा तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग उस पर मशीनिंग की जाएगी, ठीक है। और आगे आपका जो लाइफ सेंटर, डेड सेंटर, लाइफ सेंटर आपका हेड स्ट्रोक से कनेक्टेड होता है जो कि रोटेट करेगा, डेड सेंटर आपका टेल स्ट्रोक से कनेक्ट होता है जो कि रोटेट नहीं करता है। और जो हम लोग फेस प्लेट की बात कर रहे हैं क्या आपका बेसिकली कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री के लिए यूज होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे।
और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।